सब्सक्राइब कीजिए जीएम एकेडमी को और घंटे को दबा दीजिए फॉर लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीडियो सॉल्यूशन सीरीज ऑफ एमएस चौहान बुक। टुडेज वीडियो वी स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 151। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 151 है हमारे पास, हाउ मेनी जीआई ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर दिस कंपाउंड। तो जीआई के लिए अपने को क्या देखना होता है, सी डबल बॉन्ड सी पे कि इन पे इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर चेक करते हैं कि इस डबल बॉन्ड पे चेक करें कि जीआई शो करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जीआई शो नहीं करेगा क्योंकि इस कार्बन से दो आइडेंटिकल ग्रुप हाइड्रोजन जुड़े हुए। ठीक है, यहाँ पर यदि चेक करें तो यहाँ पर इस कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी एक हाइड्रोजन एक पूरा ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर जीआई शो करेगा, यहाँ पर जीआई शो नहीं करेगा। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म कहाँ पे होगी, ओनली यहाँ पर होगी। और यहाँ पर जो जीआई बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे, सिस प्लस ट्रांस, सिर्फ दो जीआई बनेंगे। तो आंसर हो जाएगा हमारा 2। इसको आप फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि n इक्वल टू जो 1 होता है, अब 2 टू द पावर n फॉर्मूला होता है, 2 टू द पावर 1 लगाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर एक ही साइट है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए, तो 2 टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स भी आ जाएंगे। तो आंसर ये होगा। नेक्स्ट 152 में देखते हैं कि हाउ मेनी जीआई आर पॉसिबल। तो यहाँ पर भी सेम ही लॉजिक लगाएंगे। तो यहाँ पर जीआई होगा क्योंकि यहाँ पे दोनों कार्बन पे इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इस डबल बॉन्ड पे भी ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फॉर्मूला 2 टू द पावर 2 लगा देंगे आप। अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है ये, अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, तो 2 टू द पावर 2 यानी 4 हो जाएगा। तो आंसर हमारा 4 होगा। इसका हम कॉम्बिनेशन बनाना चाहें, किस तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे 4 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड है, जीआई में सिस ट्रांस हो सकता है, तो एक बार यहाँ पर सिस होगा, यहाँ पर भी सिस हो जाएगा। ठीक है, एक बार यहाँ पे ट्रांस, एक बार यहाँ पे ट्रांस, फिर एक बार केस यहाँ पे सिस का और फिर एक ट्रांस का। सिमिलरली एक बार ट्रांस हो सकता है यहाँ पे और एक बार यहाँ पे सिस हो सकता है। ये दोनों सिमिलर क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर अनसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, दोनों ही केस में अलग अलग कंपोजिशन होगा। तो यहाँ पे टोटल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स कितने हो गए, 4। तो आंसर है सी। नेक्स्ट 153 भी सिमिलर है, यहाँ पर भी दोनों साइड पे जीआई शो करेगा, बट यहाँ पर जो देखने वाली चीज़ है वो ये है कि इस मॉलिक्यूल को हम दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। दैट मीन्स ये एक सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है तो हमारा नंबर ऑफ जीआई का जो फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूला से हम यदि कैलकुलेट करें तो क्या होता है, 2 टू द पावर n-1 प्लस 2 टू द पावर n/2-1। तो यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ साइड्स वेयर जीआई इज पॉसिबल, तो n हमारे पास यहाँ पे 2, तो 2 टू द पावर 2-1 प्लस 2 टू द पावर 1-1, तो ये हो जाएगा 3। ठीक है, इसके अलावा आप इसके कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं कि यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी चेक करें तो यहाँ पर जो एक बार सिस रखें आप और एक बार इस पे ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन रखें, तो एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। इसके अलावा इसका ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन रखें और इसका सिस कॉन्फ़िगरेशन रखें, ये कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। फिर आप यदि देखें तो यहाँ पर एक बार सिस रखें और यहाँ पे ट्रांस रखें, सॉरी यहाँ पे भी आप इसको इस तरह से करिए कि यहाँ पर एक बार सिस रह सकता है, एक बार ट्रांस रह सकता है। फिर आप सिस ट्रांस का कॉम्बिनेशन करें, तो ये जो दोनों कॉम्बिनेशन बनेंगे सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होने की वजह से सेम होंगे। तो आंसर में हमारे कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर काउंट होंगे, 1, 2 और ये इसका एक होगा 3। तो आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट 154, हमारे पास ये मॉलिक्यूल दिया हो गया है, इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपने को चेक करनी है कि ये ऑप्शंस कौन से इसको फुलफिल कर रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कि कायरल और ऑप्टिकली एक्टिव। तो कायरल ऑप्टिकल एक्टिविटी के लिए क्या देखते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो यहाँ पर चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखिए कि आप इस मॉलिक्यूल को किसी तरह से ब्रेक करें, या आप ऐसे ब्रेक करना चाहें या आप ऐसा ब्रेक करना चाहें, किसी भी तरह से यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं आ रही है। अब इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री देखना चाहें तो सेंटर ऑफ सिमेट्री के लिए क्या चाहिए कि कहीं पे एक ऐसा सेंटर होना चाहिए जिससे आइडेंटिकल डिस्टेंस पे जो ग्रुप हो वैसा ही ग्रुप रिवर्स डायरेक्शन में भी हो, वैसा भी कुछ नहीं है। तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। दैट मीन्स ये एक कायरल मॉलिक्यूल है, और कायरल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर ए और सी ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। अब देखना है कि C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री को अपन एक एग्जांपल से समझते हैं कि C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है। कि जैसे हमारे पास एक साइक्लोप्रोपेन रिंग हमने ले ली, अब यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप सारे के सारे अपवर्ड डायरेक्शन में। अब यदि मैं यहाँ मिडल से यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करूँ, एक एक्सिस ड्रॉ करूँ और उस एक्सिस के अलोंग इसको रोटेट करूँ 120 डिग्री पे, 120 डिग्री पे रोटेट करने पे हमारे पास आइडेंटिकल स्ट्रक्चर आएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे इस तरह से, ये इस तरह से होगा,
कि यहाँ से 120 डिग्री आपने रोटेट किया तो ये जो मिथाइल ग्रुप होगा ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा और ये इसकी पोजीशन पे आ जाएगा, बट यहाँ पर सेम है और दोनों ही अपवर्ड, तीनों के तीनों ही ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में, तो अपने को जो ऑब्टेन्ड स्ट्रक्चर होगा वो होगा सिमिलर। तो यहाँ पर क्या है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे C3 से मतलब क्या है कि 3 CN एक्सेस ऑफ सिमेट्री अपन बोलते हैं, और N कैसा होता है 360/N। यहाँ पे C3 है तो 360/3, दैट मीन्स 120 डिग्री पे यदि हमें रोटेशन करने पे आइडेंटिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है जिसको हम डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, तो वहाँ पर जो ये एक्सेस ऑफ सिमेट्री होगी वो प्रेजेंट होगी। तो सिमिलरली हम यहाँ पर देखें कि यदि इस सर्कल से हम यदि एक एक्सेस ड्रॉ करें, इस तरह से हम 120 डिग्री पे रोटेशन किया, तो ये पूरा जो ग्रुप होगा ये कहाँ पे आ जाएगा, इस ग्रुप की जगह पे आ जाएगा, और ये वाला जो ग्रुप होगा ये कहाँ पे चला जाएगा, ये इस पे चला जाएगा। ऐसा करने के बाद भी हमारे पास जो रियल ऑब्टेन्ड स्ट्रक्चर होगा वो इनडिस्टिंग्विशेबल होगा, यानी सिमिलर ही मिलेगा अपने को। यदि ऐसा हो रहा है तो वहाँ पर क्या मतलब है कि यहाँ पर C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री भी प्रेजेंट है। यदि हमें रोटेशन के बाद में सिमिलर स्ट्रक्चर नहीं मिलता, थोड़ा डिफरेंट ओरिएंटेशन दिख रहा होता, तो वहाँ पर C3 एक्सेस ऑफ सिमेट्री नहीं होता, तो हमारा बी ऑप्शन भी करेक्ट होगा। इस तरह से आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट 155, रिलेशनशिप बिटवीन अबव पेयर A एंड B इज। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर देखिए तो आपको यहाँ पर कायरल सेंटर्स दिख रहे हैं, कायरल सेंटर्स दिख रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर जैसे वेज पे तो यहाँ पे डैश पे हो रहा है, दैट मीन्स एक दूसरे के मिरर इमेज तो ये होंगे, बट यहाँ पर अपन चेक कर लेते हैं कि इस डबल बॉन्ड की वजह से कोई रिलेशन आ पा रहा है या नहीं आ पा रहा है। कि यहाँ पर यदि सिस्ट्रांस हो बने हैं तो ये डायस्टीरियोमर रिलेशन हो सकता है। यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर आप चेक करेंगे तो इसके लिए क्या है, GI होने के लिए, दिखने में तो सिमिलर ग्रुप है वो, बट ऐसा है यहाँ पर GI होगा, क्योंकि यहाँ पर नंबरिंग करें आप 1, इसको 2 दे देंगे, यहाँ पे 3 दे देंगे और इसको 4 दे देंगे, तो 1 2 3 जाने पे यहाँ पे क्लॉकवाइज, तो यहाँ पे R बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा 1 2 3 4, ये एंटी क्लॉकवाइज जाने पर S। तो यहाँ पर इंडिविजुअली डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए, R और S ग्रुप जुड़े हुए। सिमिलरली यहाँ पर इस पे क्या होगा, S ग्रुप, और इस पे होगा R ग्रुप। यहाँ पर जो हो रहा है कि ये सिमिलर डिफरेंट ग्रुप जुड़े होने की वजह से R क्या होता है, S से प्रायोरिटी में ज़्यादा होता है, तो यहाँ पे R को नंबरिंग 1 देंगे, यहाँ पे नंबरिंग 1 इसको देंगे, तो ये जो फॉर्म हो जाएगा ये क्या फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। इस डबल बॉन्ड के अलोंग जो कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है ये ट्रांसफॉर्म है, ठीक है। सिमिलरली अब यहाँ पे यदि आप RS कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं कि इसका मिरर इमेज बनेगा ही, तो यहाँ पर यदि R बन रहा है तो यहाँ पर S बनेगा, यहाँ पर S बन रहा है तो यहाँ पर R बनेगा, और यहाँ पर R इसका मिरर इमेज है इस पे S, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करने के बाद में अब इसके डबल बॉन्ड का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1, दैट मीन्स यहाँ पर भी ट्रांसफॉर्म ही बन रहा है, तो दोनों के दोनों ट्रांसफॉर्म है। इसका मतलब यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म तो रिलेशन होगा नहीं, दैट मीन्स डायस्टीरियोमर तो नहीं बन रहे, और ये एक दूसरे क्या है, मिरर इमेज भी है, ठीक है। आप देखेंगे इनका तो ये मिरर इमेज है एक दूसरे के। मिरर इमेज होने के बाद में जो पॉसिबिलिटी बन सकती है वो क्या बन सकती है कि एनांसोमर भी हो या नहीं हो सकता है। तो इसके लिए क्या चेक करेंगे, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री ये सब है या नहीं है, कि कायरल मॉलिक्यूल है नहीं है। तो यहाँ पर आप इसको देखें, यदि ये इस तरह से मैं इस मॉलिक्यूल को ब्रेक करूँ इस प्लेन के अलोंग, तो यहाँ पर देखिए इसके आइडेंटिकल ये वाला आ रहा है, इसके आइडेंटिकल ये आ रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, सिमिलरली यहाँ पर ही प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, तो ये कंपाउंड हो जाएगा मीजो, और ये भी मीजो हो जाएगा। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होगा, सेम होंगे ये कंपाउंड, आइडेंटिकल, क्योंकि मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, दो कंपाउंड मीजो नहीं है, तो दोनों ही स्ट्रक्चर क्या हो जाएंगे, आइडेंटिकल, ना कि एनांसोमर। एक दूसरे के मिरर इमेज जरूर है, बट मीजो होने की वजह से इनमें जो रिलेशन होगा वो होगा आइडेंटिकल का, तो आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 156 में देखना है, फ्रॉम द अबव कंपाउंड ए बी सी डी कायरल कंपाउंड इज। कायरल कंपाउंड के लिए क्या देखना होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, सिंपली यही चीज़ें देखनी है। तो यहाँ पर देखिए आप, तो यहाँ पर अपन देखते हैं, सबसे पहले बी ऑप्शन देखते हैं। तो बी ऑप्शन में आप देखेंगे, यदि मैं ये जो कार्बन है, इस कार्बन से ये जो जुड़े होंगे, ये आप इनको दो सर्कल की तरह मान लीजिए। अब इनको ब्रेक करते हुए इस तरह से, और इधर से ये ब्रेक करते हुए इस तरह से प्लेन जाते हुए, तो NH2 के मिरर इमेज में NH2 बन जाएगा। यहाँ पर इन दोनों को वर्टिकली अपन
ब्रेक करेंगे तो ये दोनों भी ब्रेक हो जाएंगे और पूरा मॉलिक्यूल भी आप देखें तो सिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगा, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अकायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा। सिमिलरली अब यहाँ पर देखें डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन में भी आप देखें तो ये जो है इसके मिडल से आप 3D में इसको इमेजिन करने की कोशिश करिए और इस सर्कल से जाते हुए अब यहाँ से और इस सर्कल से निकल जाएगा ये दोनों तरफ जो पोर्शन बनेंगे वो एक दूसरे क्या होंगे, मिरर इमेज होंगे। तो यहाँ पर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो ये भी मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अकायरल। ठीक है, सिमिलरली आप सी ऑप्शन में चेक करें, तो सी ऑप्शन में भी इससे होते हुए आप इसको पार करेंगे और यहाँ पर इसको पार करेंगे। आप इनको पार करते हो तो ये दोनों इक्वल पार्ट में, ये वाला भी और पूरा मॉलिक्यूल जो होगा दो इक्वल पार्ट में और एक दूसरे के मिरर इमेज बनेंगे, तो यहाँ पर भी पीओएस प्रेजेंट है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अकायरल। ठीक है, बट सिमिलरली अब यहाँ पर अपन ए ऑप्शन में चेक करें, तो यहाँ पर आप इसके अलोंग यदि ब्रेक भी करना चाहते हैं, आप इस तरह से ब्रेक करना चाहेंगे, तो यहाँ पर इसके मिरर इमेज में भी सेम ग्रुप आ रहा है, यहाँ पर भी इक्वली डिवाइड हो जा रहा है, बट जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे वो ये दोनों ग्रुप क्रिएट करेंगे। यहाँ पर इन दोनों ग्रुप्स की वजह से क्यों प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, क्योंकि यहाँ पर ये जो है ये एक बार जैसे वेज पे है और एक बार ये डैश पे, दैट मीन्स ये जो दोनों ग्रुप है ये परपेंडिकुलर टू रिंग है, परपेंडिकुलर टू रिंग, कि हमारी ये जो रिंग है इसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो ये ब्रेक होगा तो ये दोनों कार्बन ब्रेक हो सकते हैं, बट ये दोनों जो होंगे ब्रेक नहीं होंगे। तो आप इसको यदि ब्रेक करना चाहेंगे तो ये इस तरह से ब्रेक होगा, जो हमारा डबल बॉन्ड वाले कार्बन है वो किस तरह से ब्रेक होंगे, ये मिडल से ब्रेक होंगे, तो यहाँ पर CH3 राइट साइड में और लेफ्ट साइड में हमारे पास हाइड्रोजन है, यदि यहाँ पे CH3 के लेफ्ट साइड में भी CH3 ही होता तो एक दूसरे के मिरर इमेज बनते ही इक्वली, तो हमारे पास यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट होता, बट यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल। हमारे पास अपने को पूछा गया है कि कायरल कंपाउंड कौन सा है, तो ओनली ए ऑप्शन हमारे पास कायरल कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 157, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज अकायरल। तो कायरल मॉलिक्यूल देखना है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पर जो रिंग दी हुई है ये रिंग क्या होगी, ये जो साइक्लोब्यूटेन वाली रिंग है, यहाँ पे सिंपली साइक्लोब्यूटेन वाली रिंग है, ये बीच वाली जो रिंग होगी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर यानी अपन इसको डिफरेंट कलर से अपन दिखाना चाहे कि यहाँ पर जो डायरेक्शन होगा वो इस तरह से होगा और जो डाउन साइड होगा उसको हम रेड कलर से आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो अब जब देखिए इनको यदि अपन को देखना है कि इसमें पीओएस है या सीओएस है, ये चेक करना है, पीओएस और सीओएस चेक करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे कि ब्रेक करना होगा। यहाँ पर इन ये सब सर्कल्स मान लीजिए, अब इन अपने प्लेन में होते हुए जो अपने ग्रीन कलर का अपना पास मॉलिक्यूलर प्लेन था उसके होते हुए परपेंडिकुलर ब्रेक करें बीच में से ही, इसी तरह से इनको हम ब्रेक करें। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये सारे चारों कार्बन तो इक्वली डिवाइड हो जाएंगे और मिरर इमेज ही बन जाएगा, बट यहाँ पर देखें, यहाँ पर यदि यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, ये ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH, ये COOH, तो इसका मिरर इमेज क्या आना चाहिए, यहाँ पर COOH भी होना चाहिए, जो कि यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, ये वाला तो जो ऊपर वाला रिंग होगा ये तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, बट इसके मिरर इमेज के लिए COOH यहाँ पे होना चाहिए, तो यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल हो जाएगा। सिमिलरली बी ऑप्शन में चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन में भी क्या होगा कि ये सब तो ब्रेक हो जाएंगे, बट यहाँ पर इस ग्रुप का मिरर इमेज हमारे पास यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर COOH ग्रुप होना चाहिए था जो कि नहीं है, तो ये मॉलिक्यूल भी क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नहीं होगी, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं होगी, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल। यदि यहाँ पर COOH ग्रुप प्रेजेंट होता तो यहाँ पर पीओएस प्रेजेंट होता। ठीक है, सी ऑप्शन चेक करते हैं, तो सी ऑप्शन में सिमिलरली जैसा अभी इस क्वेश्चन में अपन इस तरह से ब्रेक करते हैं, तो यहाँ पर इस प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन में आप इसको ब्रेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारे एटम्स तो डिवाइड हो जाएंगे, इवन बेंजीन रिंग भी डिवाइड हो जाएगी, और यहाँ पर देखिए तो ये भी एक दूसरे के मिरर इमेज यहाँ पर मिल रहे हैं अपने को, तो यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री अपने पास आ जा रहा है, तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, कायरल, सॉरी अकायरल हो जाएगा। जो जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों में से कुछ भी आ जाता है तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, और ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड क्या बोलते हैं, अकायरल मॉलिक्यूल कहते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन देखते हैं, तो डी ऑप्शन में हमारे पास में जो ये
डैश पोजीशन इस तरह से जो दिए हुए, दैट मीन्स ये आउट ऑफ प्लेन है, आउट ऑफ प्लेन है। तो यहाँ पर अपन देखें कि किसी यानी ये जो बॉन्ड होंगे ये परपेंडिकुलर प्लेन में अपनी तरफ आते हुए प्लेन में, तो यदि अपन इसको मॉलिकुलर प्लेन से भी ब्रेक करते हैं तो हमारे पास ये वाला जो पोर्शन होगा ये आउट ऑफ प्लेन आ जाएगा, जिसका हमें मिरर इमेज नहीं मिलेगा, क्योंकि दोनों ही क्या है, अपनी तरफ है, टुवार्ड्स द व्यूअर है, टुवार्ड्स द व्यूअर कह सकते हैं अपन, है ना। तो यहाँ पर वेज में होने की वजह से इनका कोई मिरर इमेज नहीं मिल रहा, तो यहाँ पर अपने पास प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं मिल रही है। आप इसको किसी और तरीके से भी डिवाइड करना चाहे तो भी हमें 2 इक्वल पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी यहाँ पर ऑब्जर्व नहीं हो रही है, किसी भी तरह से आप ऑब्जर्व करना चाहिए तो ये मॉलिक्यूल हो जाएगा कायरल, ऑप्टिकली एक्टिव। यहाँ पर कोई कायरल सेंटर प्रेजेंट नहीं है, फिर भी ये कायरल मॉलिक्यूल है, बिकॉज यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों ही एब्सेंट है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कि अकायरल कंपाउंड कौन सा है, कि सी आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट 158, हमारे आर एस कॉन्फिग्रेशन ऑफ कंपाउंड ए एंड बी। आर एस कॉन्फिग्रेशन अपने को यहाँ पे पता करना है। यहाँ पर पता करते हैं कि ये कार्बन कायरल है, इस कार्बन पे आर एस कॉन्फिग्रेशन अपने को चेक करना है। तो इस पे चेक करने के लिए हमें क्या होगा, इस रिंग को भी ब्रेक करना होगा। तो रिंग को कैसे ब्रेक करते हैं आप, ये कार्बन है हमारे पास, ये कार्बन होगा, इसके साथ यहाँ पे ऑक्सीजन, ये इस तरह से, ठीक है। तो इसको आप ब्रेक करना चाहे तो यहाँ पर एक बार ये मेथड होता है किसमें, CIP रूल में। तो इसमें कैसे ब्रेक होगा, यहाँ से यदि ब्रेक हो रहा है तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन पहले आएगा, फिर CH2, फिर CH2 ये वाला, फिर CH2, फिर यहाँ पर फर्दर ये कार्बन आ जाएगा। नीचे से यदि जाना चाहेंगे तो यहाँ पर नीचे से CH2 पहले आएगा, फिर CH2, फिर ये CH2, फिर O आ जाएगा, फिर फर्दर कार्बन आ जाएगा। तो इस तरह से इस बॉन्ड को हम ब्रेक करेंगे। तो ये जो होगा, ये रिप्रेजेंटेशन जो है वो इमेजिनरी है। अपन इसको एज्यूम करते हैं कि जो बॉन्डिंग बनी हुई होगी वो इस तरह से बनी हुई होगी। इसको ओपन करके अब CIP रूल से अपने को नंबरिंग देनी है। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहला एटम, इसके बाद में CH2 है, फिर O है। तो यहाँ पर भी यदि हम देखें कि इस तरफ से जाए, यदि ये वाला बॉन्ड ब्रेक करते हैं और इस तरफ से जाते हैं तो यहाँ पे CH2O ये वाला आ रहा है यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में, ठीक है। बट ये जो होगा ये इमेजनरी पोर्शन है और हमारे ये रियल पोर्शन है, सिमिलर ही आ रहे हैं दोनों के दोनों। बट यदि हम प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड करना चाहेंगे किस में प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं तो हम रियल को इमेजनरी से ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर CH2 है और O है, यहाँ पर भी CH2 और O है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, इस C को देंगे, सेकेंड यहाँ पे देंगे। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर CH2 एक कार्बन, फिर दूसरा कार्बन है, यहाँ पर भी एक कार्बन, दूसरा कार्बन, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सिमिलर ही होगा। तो यहाँ पर रियल वन कौन सा है, ये वाला, तो इसको प्रायोरिटी देंगे थर्ड और यहाँ पर देंगे फोर्थ, ठीक है। अब वेज डैश फॉर्मूला है, वेज डैश फॉर्मूला में हमारे पास फोर्थ प्रायोरिटी ऑर्डर किस पे आना चाहिए, डैश पे। तो हमें सिंपली नंबर्स को कैंसिल करना है, यहाँ पर आप 4 लिख दीजिए, यहाँ पर 1 लिख दीजिए। अब 1 2 3 जाइए, तो 1 2 3 जाएंगे तो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज है, तो होना क्या चाहिए S, बट अपन ने एक इंटरचेंज किया है तो S की जगह क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर R, ठीक है। तो A का R कॉन्फ़िगरेशन आएगा। सेकंड B में देखते हैं, तो B में भी हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पर पहला कार्बन है तो यहाँ पर पहला कार्बन दिया हुआ है, यहाँ पर भी कार्बन, यहाँ पर 5 कार्बन कंटिन्यूअस है। तो इस कार्बन के बाद में अपन देखें तो यहाँ पर 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 कार्बन, यहाँ पे तो टोटली 5 कार्बन है। इसके बाद में क्या होगा, 5 कार्बन के बाद में यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, जबकि यहाँ पर कार्बन जुड़े हुए हैं। तो प्रायोरिटी ऑर्डर तो इसका और इसका ही होगा, फर्स्ट सेकंड। पर फर्स्ट किसको देंगे, सेकंड किसको देंगे, फर्स्ट इसको देंगे। क्यों, क्योंकि ये रियल है और ये इमेजिनरी वाला बनेगा, तो सेकंड नंबर इसका आ जाएगा, ठीक है। थर्ड नंबर किसका आएगा, इसी का आएगा, क्योंकि यहाँ पर कार्बन के बाद कार्बन है, यहाँ पे कार्बन के बाद में CH3 है तो हाइड्रोजन ही होगा। तो थर्ड के बाद यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी हो गया CIP रूल के हिसाब से। अब ये फिशर प्रोजेक्शन की तरह है, तो 1 2 3 जाएंगे, क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका कॉन्फ़िगरेशन आ गया S। यहाँ पे फोर्थ प्रायोरिटी करो वर्टिकल लाइन पे, तो S का कॉन्फ़िगरेशन S ही रहने देंगे। तो इस तरह से A का हमारे पास आ रहा है R और B का आ रहा है S। तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट मैच कर रहा है इससे कि R एंड S, तो आंसर हो जाएगा B। नेक्स्ट 159, विच ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड हैज सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री से क्या मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जिससे आप आइडेंटिकल डिस्टेंस पे जाएं, कि आप फॉरवर्ड जा रहे हैं तो भी सेम ही ग्रुप हो G, और इससे बैकवर्ड जाए
तो भी यहाँ पे सेम ही ग्रुप हो जी। तो ये जो पॉइंट होगा ये होगा सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो इस तरह से अपने को चेक करना है। तो अपने पास ये जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, यहाँ पर ये क्या होगा, आप ये डैश डैश है और यहाँ पर ये वाला भी डैश, ये क्या आउट ऑफ प्लेन होगा, जैसे अपन ने अभी सिमिलर प्रॉब्लम किया था प्रीवियसली। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इस तरह से, ये दोनों बेंजीन रिंग परपेंडिकुलर हो, दोनों बेंजीन रिंग एक दूसरे के पैरेलल होंगे और परपेंडिकुलर होंगे इस प्लेन के। ये जो प्लेन दिया हुआ है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे और एक दूसरे के पैरेलल डायरेक्शन में होंगे। तो यहाँ पर आप चीज़ देखिए, ऑब्जर्वेशन जो आएगी हमारे पास वो आएगी कि यदि आप इस ब्रोमीन को और इस ब्रोमीन को दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, यानी ये और ये दोनों के दोनों जो बेंजीन रिंग एक दूसरे के पैरेलल है, ये Br और ये Br, इसको आप मिलाना चाहेंगे, इसको ड्रॉ करते हुए एक लाइन ड्रॉ करी, ये आ जाएगा। तो इसी तरह से इनके जो एटम्स है इनको भी आप मैच करें, तो ये सब के सब एक ही पॉइंट से पास करेंगे। आप इसको ड्रॉ करें, यहाँ पे इसको ड्रॉ करें, यहाँ पर इसको इस तरह से, तो यहाँ पर जो होगा, और प्लस ये वाले कार्बन्स भी जो है ये सब भी आइडेंटिकल डिस्टेंस पे आ रहे हैं। तो यहाँ पर आपने ऑब्जर्व किया कि जो एक पॉइंट आ रहा है बीच में, जो इक्वली क्या हो रहा है, डिस्टेंस पे आ रहे हैं सारे के सारे ग्रुप, तो ये क्या हो जाएगा, एक सेंटर ऑफ सिमेट्री हो जाएगा। तो ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, एकाइलल। ठीक है, सिमिलरली बी ऑप्शन चेक करते हैं। अब बी ऑप्शन में कैसे देखेंगे अपन, यहाँ पर देखिए कि ये सी डबल बॉन्ड है और ये सी डबल बॉन्ड, ये सिमिलर डिस्टेंस पे है, यहाँ पर ये भी सिमिलर डिस्टेंस पे, यहाँ पर CH3 अपवर्ड है और यहाँ पे CH3 डाउनवर्ड है। तो यदि इसको अपवर्ड डायरेक्शन से अपन डाउनवर्ड डायरेक्शन पे लेके जाते हैं इस तरह से, तो ये भी एक इस पॉइंट से गुजरेगा। यहाँ पर हाइड्रोजन भी अपवर्ड डायरेक्शन में, तो ये भी इसी पॉइंट से जाते हुए दिखेंगे। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। ये मॉलिक्यूल भी हो जाएगा एकाइलल। यहाँ पर यदि दोनों मिथाइल ग्रुप अपवर्ड डायरेक्शन में होते तो यहाँ पर यानी दोनों ही वेज पे होते, तब यहाँ पर COS नहीं होता, पर यहाँ पर एक वेज पे और एक डैश पे, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगा। तो ये कायरल मॉलिक्यूल हो गया। सी ऑप्शन चेक करते हैं। तो सी ऑप्शन में देखें यहाँ पर, तो ये क्या है, आप इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन बनाएं, इस तरफ से देख लेते हैं अपन। यदि हम इस तरफ से देख रहे हैं इस पॉइंट को, तो यहाँ पर आप इसका न्यूमेन प्रोजेक्शन आप बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, ये फ्रंट कार्बन है, यहाँ पे क्लोरीन होगा, H इधर होगा, CH3 इधर होगा। ठीक है, ये फ्रंट कार्बन है, इसके बैक वाला कार्बन ये, बैक वाले कार्बन पे वैसा का वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन, ये CH3 H उसी डायरेक्शन में, तो CH3 H और Cl। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है कि यहाँ पर क्लोरीन के अपोजिट में क्लोरीन, CH3 के अपोजिट में CH3, H के अपोजिट में H। दैट मीन्स यहाँ पर भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और कायरल सेंटर भी प्रेजेंट है। तो मीजो कंपाउंड कह सकते हैं आप इसको, और ये क्या होगा, एकाइरल होगा। हमारे पास जो सवाल पूछा गया था वो था कि किन कंपाउंड्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, तो यहाँ पर तीनों कंपाउंड में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, इसलिए आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, विच मिक्सचर ऑफ स्ट्रक्चर इन ईच बीकर वुड रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। तो पीपीएल को कौन रोटेट करता है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा, जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होगा या कायरल कंपाउंड होगा, वो ऑप्टिकली जो पीपीएल को होगा उसको रोटेट करेगा। ठीक है, तो अपने को चेक करना है कि हमारे मिक्सचर दिया गया है वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है। तो सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं ए ऑप्शन में देखिए आप, यहाँ पर ये क्या है, चेयर फॉर्म है। तो चेयर फॉर्म में आप यदि देखना चाहें कि मैं इसको इस तरह से बना लेता हूँ, ठीक है, ग्रुप्स को आइडेंटिफाई कर लेंगे फिर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि ये जो है ये H है CH3 के साथ में, यहाँ पर तो इसको हम 1 मान लेते हैं, फिर 2 3, जो पीछे वाला कार्बन हो जाएगा 4 5 और इसका बैक कार्बन 6। नंबरिंग यहाँ से भी करें 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जो अब ग्रुप्स डिसाइड करेंगे, 1 पोजीशन पे आ रहा है HCH3, अपवर्ड H है, डाउनवर्ड CH3 है, तो ये इस तरह से हो गया। 2 पे कुछ भी नहीं है, 3 पे भी वही बात है, तो 3 पे यहाँ पे CH3 अपवर्ड डायरेक्शन में, यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 4th कार्बन पे OH आप है इधर साइड में, और यहाँ पर ये OH H। बाकी कार्बन्स पे देखें तो CH2 है, सिंपल। ठीक है, तो यहाँ पर यदि इसको हम सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट करें तो सॉलिड फॉर्म में कैसे होगा, ये साइक्लोहेक्सेन रिंग बना दी हमने। यहाँ पर
1 कार्बन पे CH3 क्या डाउनवर्ड साइड में, दैट मीन्स यहाँ पर ये CH3 है, और यहाँ पर देखिए ये थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे ये अपवर्ड है, देन पीस इस तरह से आ रहा है, और यहाँ पर ये देखें तो ये भी अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट मीन्स ये OH है। तो ये जो होगा सॉलिड फॉर्म किसका बन गया अपने पास, इस वाले कंपाउंड का बन गया। अब इसी का सिमिलर अपन सॉलिड फॉर्म बनाए, इसका सॉलिड फॉर्म बनाएंगे अपन तो कैसा बनेगा, यहाँ पर आप इसको इस तरह से लीजिए, यहाँ पर ये क्या है डाउनवर्ड है डायरेक्शन में, दैट मीन्स डैश में लिख दीजिए OH को, बाकी इसको भी डैश में आएगा CH3, और यहाँ पर ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में आएगा, ठीक है। बट यहाँ पर अपन देखें अब इन दोनों कंपाउंड्स में रिलेशन क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑब्जर्व करें कि यदि मैं इस पूरे मॉलिक्यूल को 180 डिग्री पे रोटेट करूँ, 180 डिग्री पे अब पलट दूँ इसको, जो ये CH3 ग्रुप होगा ये उधर चला जाए और ये OH और CH3 नीचे आ जाए, तो क्या होगा CH3 ग्रुप क्या होगा डैश पे आ जाएगा, और OH और CH3 क्या आ जाएंगे वेज पे आ जाएंगे, दैट मीन्स ये पूरा कंपाउंड जो है इस कंपाउंड पे सुपर इम्पोज हो जाएगा, दीज टू कंपाउंड्स आर सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे पे कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगे ये, तो ये दोनों कंपाउंड के बीच में क्या रिलेशन होगा, आइडेंटिकल है, इन दोनों को मर्ज किया जा सकता है। ये जो पूरा कंपाउंड है इस पूरे कंपाउंड को आप उठा के इस कंपाउंड पे रखेंगे तो ये इसको पूरा छुपा लेगा, इसको क्या कहते हैं अपन सुपर इम्पोज करना कहते हैं, और इसकी वजह से क्या होगा ये दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल है। अब दोनों स्ट्रक्चर आइडेंटिकल हो गए तो अब एक ही कंपाउंड, अब एक कंपाउंड के बारे में अपने को चेक कर लेते हैं कि इसमें कायरलिटी है या नहीं है। तो इस मॉलिक्यूल में आप देखें जो ये मॉलिक्यूल है इसमें हमारे पास POS आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, आप इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ रही, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ रही, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा कायरल मॉलिक्यूल, तो दोनों ही मॉलिक्यूल सेम है और कायरल है, तो ये मिक्सचर जो हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, ये मिक्सचर भी कायरल हो जाएगा, दैट मीन्स ये PPL को रोटेट कर सकता है, कैन रोटेट PPL बिकॉज ऑफ ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ दिस मिक्सचर। सिमिलरली अपन बी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो बी ऑप्शन में क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए आप ये जो है ये कायरल कार्बन है, यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, यहाँ पर डैश था यहाँ पर वेज हो गया। सिमिलरली यहाँ पर इस को देखें तो यहाँ पर ये भी ट्रांसफॉर्म में था, यहाँ पर ये भी ट्रांसफॉर्म में, बट यहाँ पर ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये कॉन्स्टेंट ही है, दैट मीन्स ओनली चेंज हो रहा है यहाँ पर एक ही कायरल कार्बन पर। यदि वहाँ पर किसी भी कंपाउंड में मल्टीपल कायरल कार्बन हो और केवल एक ही कायरल कार्बन पर चेंज हो रहा हो तो इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, डायस्टीरियोमर, ये एक दूसरे के क्या होंगे डायस्टीरियोमर। इसको आप RS कॉन्फ़िगरेशन से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट से मैं मान लेता हूँ कि यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन R हो, मैंने मान लिया है, चलो निकाल ही लेते हैं कि क्या होता है कि 1 यहाँ पे 2 3 और डैश पे आ रहा है यहाँ पे 4, तो यहाँ पर 1 2 3 जाएंगे अपन, 4 नंबर यहाँ पे आएगा, 1 यहाँ पे आएगा, 1 2 3 गए आप, तो 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज ऐसा होना चाहिए, बट इसका कॉन्फ़िगरेशन है R, तो इस R का कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर है, तो यहाँ पर इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा R से S हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पर चेक करें तो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है, इसके साथ आप इंटरचेंज करें तो 1 2 3 आप जा रहे हैं तो ये एंटी क्लॉकवाइज S, तो ये R होगा, तो R तो यहाँ पर भी R ही होगा। तो आप रिलेशन देखना चाहें क्योंकि सिस ट्रांस तो यहाँ पर है ही कि R और R, एक तो ये सेट है अबव वाला और नीचे वाला जो सेट है उसमें क्या बन रहा है S और R, इनके बीच में क्या रिलेशन होगा, ये एक दूसरे के डायस्टीरियोमर्स होंगे, और डायस्टीरियोमर है प्लस इनमें कोई भी POS COS नहीं आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ रहा है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं आ रहा है, तो ये जो मिक्सचर हो जाएगा ये क्या हो जाएगा कायरल मिक्सचर है, ठीक है। जनरली जो डायस्टीरियोमर पेयर्स होते हैं वो कायरल मिक्सचर ही होते हैं, उनमें एक कंपाउंड मीजो हो सकता है बट दूसरा ऑप्टिकली एक्टिव होगा ही होगा, जिसकी वजह से अपने को मिक्सचर में ऑप्टिकली एक्टिविटी मिल जाती है, ठीक है। तो बी ऑप्शन भी कायरल मिक्सचर होगा अपने पास। सी ऑप्शन में चेक करते हैं, तो सी ऑप्शन में आप देखें कि यहाँ पर जो मॉलिक्यूल है ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2 कायरल कार्बन है, ये भी और ये भी, तो इसके थ्रू आप देखें तो इस कंपाउंड में क्या आ रहा है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, तो ये क्या कंपाउंड हो जाएगा मीजो, और यहाँ पर मीजो होने की वजह से क्या हो जाएगा अकायरल। पर सिमिलरली यहाँ पर देखें तो यहाँ पर ये एक कायरल सेंटर है, केवल एक ही कायरल सेंटर होने की वजह से ये कंपाउंड क्या हो जाएगा कायरल। तो आप यदि एक अकायरल मॉलिक्यूल जिसका ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा 0 और इसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव होगा,
तो इन दोनों के यदि मिक्स करेंगे तो मिक्सचर हमारे पास जो आएगा उसका ऑप्टिकल रोटेशन कुछ ना कुछ ऑब्जर्व होगा और वो होगा कायरल मिक्सचर। तो आपने कंक्लूड क्या किया था यहाँ पर कि पीएल को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को कौन रोटेट कर सकता है? ऑप्टिकली एक्टिव मिक्सचर। और अपने पास ए, बी और सी तीनों ही ऑप्शन में जो मिक्सचर हो रहा है वो कायरल मिक्सचर मिल रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर तीनों के तीनों ही ऑप्शन जो है वो पीपीएल को रोटेट कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। Thanks for watching. Hopefully this video solution series helped you out to clear your doubts. Give this video a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.